Hello friends, welcome to Siddhi. So today we are going to discuss the current affairs from 15 to 17 January. All the important current affairs we will be discussing here, national level हो चाहे पंजाब के, we will be discussing those. First let's check the list जेड़े भी आपा important current affairs जो आज हम discuss करेंगे. सबसे पहले troops must leave Maldives. India Maldives का issue चल रहा है. We have discussed it in very much detail. आपको detailed discussion अगर इसकी चाहिए 8th to 10th जनवरी वाली डिस्कशन में आप चेक कीजिए, उसमें इंडिया मालदीव्स हमने डिटेल में डिस्कस किया था. जस्ट रेफर टू दैट डिस्कशन टू सी द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया मालदीव्स. उसमें ये एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. राइट, देन मिसाइल्स वगैरह इंडिया में बहुत लॉन्च होती रहती हैं. लेटेस्ट आकाश एनजी मिसाइल जो है टेस्ट फायर की गई है डीआरडीओ द्वारा. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे, प्रीलिम्स में हाईली प्रोबेबल है क्वेश्चन आना. राइट, उसके बाद कॉट ऑन कैमरा रेयर तिब्बतियन ब्राउन बियर. राइट, नई स्पीसीज है जो न्यूज़ में है. स्पीसीज बेस अगेन बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए. सो इसका प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल डाटा याद रखेंगे फॉर आर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस. देन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं हर साल, और उन डिज़ास्टर्स की वजह से पूरी इंडिया पे इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स उसके क्या हो रहे हैं वो इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं. बहुत अच्छा आर्टिकल है. हमें ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है या इन्वायरमेंट के सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है, और इवन ऐसे भी आता है क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे. इन ऑल दो सिचुएशंस वी कैन यूज़ द कंटेंट फ्रॉम दिस आर्टिकल. राइट, सो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन सेव रोहतक्स बेटीज़. सो सेक्स रेशियो जो है हरियाणा की हमेशा वरीसम रहती है, बट कुछ साल पहले हरियाणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सारी ऐसी स्कीम्स को बहुत इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से उनकी सेक्स रेशियो मेंटेन होने लग गई अच्छे लेवल पे. राइट, बट अब फिर से हम क्या देख रहे हैं, स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोहतक ये ट्रेंड फिर से सेक्स सिलेक्टिव अपोर्शंस का ट्रेंड फिर से चल रहा है, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग डेवलपमेंट. हमारी नेबर स्टेट है, सो डाटा एज केस स्टडी एज एग्जाम्पल वी कैन यूज़ इट. सो इसको डिस्कस कर लेंगे. एंड फाइनली ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन न्यूज़, उसको भी हम देख लेंगे, उसकी सारी डिटेल्स. राइट, लेट्स गेट इन टू द डिस्कशन. फर्स्ट, ट्रूप्स मस्ट लीव बाय March 15 मालदीव्स टू इंडिया एज टाइज वर्सन. राइट, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मालदीव्स इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इस छोटी सी जगह के को इतना रेलिवेंस दे रहे हैं, इतना न्यूज़ में ये चल रही है. देन क्यों इंडिया मालदीव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या किया जा सकता है, ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी हैव कवर्ड. ठीक है, एक इशू जो हमने दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्कस किया था वो है ट्रूप्स का इशू. इंडिया के कुछ ट्रूप्स दे आर स्टेशनड इन मालदीव्स. राइट, अब आप सोचेंगे कि इंडियन ट्रूप्स, इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री, नेवी वगैरह वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं. राइट, सो एक्चुअली होता क्या है, इंडिया जो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफ़ी करता है. ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज़ को डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट्स इंडिया काफ़ी करता रहता है, जैसे कि आपके हेलीकॉप्टर्स हों, राइट, एयरक्राफ्ट्स हों, ऐसे एक्सपोर्ट्स हम बहुत करते हैं. राइट, और मालदीव्स भी ऐसी एक कंट्री है जिनको हमने ये दी हुई हैं अपने प्रोडक्ट्स, आप कह सकते हैं, जो इंडिया यूज़ कर चुका है वैसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हम शेयर कर रहे हैं इन छोटी कंट्रीज़ के साथ भी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन कंट्रीज़ को. राइट, अब इनको चलाने के लिए उनको टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए, मैनेजमेंट के लिए पूरे इक्विपमेंट को मैनेज करने के लिए भी उनको सपोर्ट चाहिए होती है. तो इसीलिए हम इंडिया अपने लोग, अपने पर्सनाले, अपनी आर्मी के लोग भी साथ में भेजते हैं जब हम उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं. ठीक है, उसी कारण से आज करंटली अगर आप देखिए 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनाले दे आर स्टेशनड इन मालदीव्स. राइट, वो अलग अलग एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस या मैनेजमेंट में लगे हुए हैं. जैसे आप देखिए 24 पर्सनाले दे आर मैनेजिंग द फर्स्ट हेलीकॉप्टर दैट इंडिया डिलीवर्ड टू मालदीव्स. ठीक है, उसके बाद 25 इंडियंस दे आर मैनेजिंग डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, एक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है जो हमने उनको दिया है. Then 26 other personnel they are managing the second helicopter that India delivered to them. Right, so मतलब क्या है, broadly maintenance engineering के लिए कुछ इंडियन मिलिट्री पर्सनल they are there in Maldives. Right, but जैसे मैंने आपको पिछली डिस्कशन में बताया था, एंटी इंडिया कार्ड, एंटी इंडिया सेंटिमेंट मालदीव्स में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में यूज़ किया जा रहा है टू विन इलेक्शंस. दे आर यूजिंग द आइडिया ऑफ बीइंग अगेंस्ट इंडिया, इंडिया को इंडिया के इन्फ्लुएंस को उनकी पॉलिटिक्स पे कम करना,
उनके एरिया में कम करना। सो उसी का पार्ट है कि इन्होंने प्रॉमिस किया था द विनिंग पॉलिटिकल पार्टी दैट इंडिया के सोल्जर्स, जो इंडिया की मिलिट्री यहाँ पे मालदीव्स में प्रेजेंट है, उसको भी बाहर निकाला जाएगा व्हेन वी कम टू पावर। इफ़ यू नो, इन्होंने अपने लोगों से वादा किया कि अगर आप हमें जिताते हैं, हम पावर में आके इंडिया के साथ एक तो रिलेशंस बैलेंस करेंगे, जो अनबैलेंस्ड रिलेशंस है, हमारी इंडिया पे इतनी डिपेंडेंसी है, हम माइनर स्टेट की तरह एक्ट करते हैं इंडिया के सामने, वो सब चेंज करेंगे, और जो इंडिया के मिलिट्री पर्सनल यहाँ स्टेशनड है उनको भी बाहर निकालेंगे। राइट। सो उसी सीरीज में ये डिसीजन अब लिया गया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ये स्पीचेस में भी डिक्लेयर किया है बारी बारी कि हम इंडिया की मिलिट्री को बाहर निकालेंगे वगैरह। सो अब इंडिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उनकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, राइट। ऑल्दो बैक एंड मोटिव्स और भी बहुत होते हैं, बट एट द आउटसाइड हम उनकी मदद के लिए बैठे थे। इफ़ दे डू नॉट नीड अस वी विल गो, ठीक है, हमें वहाँ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इसीलिए इंडिया मालदीव्स ने मिलके अब एक हाई लेवल कोर ग्रुप बिठा लिया है, सो दैट दे कैन नेगोशिएट दी एग्जिट ऑफ द इंडियन पर्सनाले, कि कैसे कैसे कब कब कितने पर्सनाले दे विल गो, राइट। इंडिया का बैकग्राउंड इंटरेस्ट क्या है जो मैं आपको कह रही हूँ, मालदीव्स इज अ स्ट्रैटेजिक पोजीशन, हमने पहले ही डिस्कस किया है। सो अगर इंडियन मिलिट्री वहाँ प्रेजेंट रहती है, वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग देम इन मैनेजिंग देयर क्राफ्ट्स, स्पेशली वी आर सिटिंग देयर सो दैट वी कैन मॉनिटर all the activities that are going on in the Indian Ocean, अराउंड द मालदीव्स एरिया। जैसे मैंने आपको बताया, मालदीव्स की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशियन में, वहाँ जो भी बैठा होगा, इंडिया, चाइना या कोई भी कंट्री जो मालदीव्स को मालदीव्स की लोकेशन पे बैठा है, वहाँ पे अपने सोल्जर्स पोजीशन कर रहा है, या मालदीव्स के साथ ही उसके रिलेशंस अच्छे हैं, तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं आप अबाउट दी ट्रेड, द मूवमेंट ऑफ शिप्स दैट इज हैपनिंग फ्रॉम दैट प्लेस इन द इंडियन ओशन, ठीक है। इसीलिए मालदीव्स में हमारे ट्रूप्स होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए हमने वहाँ बिठाए भी हुए हैं, नॉट जस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड ऑल, वो तो बाहर दिखाने वाला रीज़न है आप कह सकते हैं। सो इसीलिए हाई लेवल ग्रुप बनाया गया है कि कैसे धीरे धीरे इंडिया की मिलिट्री पर्सनाले को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, राइट। सो ये आप एक एज एन हम एग्जाम्पल अपने इंडिया मालदीव्स रिलेशंस में लिख सकते हैं, जस्ट उस एक्सटेंशन में ये डिस्कशन हो रही है। ऑल्सो मालदीव्स ने डिसीजन लिया है कि इंडिया पे जो उनकी डिपेंडेंसी रहती है फॉर बाइंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स हो या इवन ड्राई फ्रूट्स वगैरह हों, मेडिसिन हो, फूड कमोडिटीज़ हो, उसको भी ये धीरे धीरे कम करेंगे। दे विल लुक टू ऑल्टरनेटिव कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ या किसी और कंट्रीज़ से वो प्रोडक्ट्स लेने की कोशिश करेंगे ताकि इंडिया से इनकी डिपेंडेंस कम हो सके, राइट। ये दोनों ही पॉइंट आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए अपने इंडिया मालदीव नोट्स में इनको ऐड कर लीजिए। देयर यू कैन राइट दैट हाउ द करंट इशूज़ आर वर्सनिंग विद द चेंज ऑफ पॉलिटिकल सेटअप इन दी मालदीव्स, ठीक है। इस तरीके से आप विद एग्जाम्पल्स जब लिखेंगे देन यू विल हैव मोर पॉइंट्स टू मोर मार्क्स टू गेट, आपके आंसर को भी लेजिटिमेसी मिलती है इससे, राइट। दैट इज हाउ। सेकंड है DRDO टेस्ट फायर्स अपग्रेडेड आकाश NG मिसाइल, राइट। आकाश मिसाइल जो है ऑलरेडी इंडिया की आर्सेनल में एग्जिस्ट करती थी, अब इसका अपग्रेडेड मॉडल आकाश NG हैज़ बीन लॉन्च्ड, ठीक है। सो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आकाश NG पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस डिस्कशन में हम आकाश NG की डिटेल्स डिस्कस करेंगे, राइट। सो व्हाट इज इट सेइंग, DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर ली है आकाश NG मिसाइल, ठीक है। सो मतलब इसको अब हम यूज़ कर पाएंगे एक्चुअल ऑपरेशंस में, हमारी आर्मी मिलिट्री वगैरह यूज़ कर पाएंगे, राइट। सो अब इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हम याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही आता है, राइट। सो ये सबसे लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल, मतलब सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली हमारी मिसाइल जो है DRDO ने डेवलप की है, राइट। ये हाई स्पीड थ्रेड्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। बेसिकली आकाश NG का फंक्शन क्या होगा, लेट्स से कि पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक कर देता है, अचानक से मिसाइल्स दे स्टार्ट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो उनको इंटरसेप्ट कैसे करना, लेट्स से मिसाइल इज कमिंग लाइक दैट, सो आप क्या करेंगे, आकाश NG छोड़ेंगे,
एंड आकाश एनजी इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगी हवा में ही, राइट। सो इस तरीके से आपकी कंट्री जो है प्रोटेक्टेड रहेगी फ्रॉम द आउटसाइड थ्रेट्स, ठीक है। सो इट विल बी कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग हाई स्पीड थ्रेट्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स योर कंट्री, ये इसका रेलेवेंस है, राइट। सो ये जो है मीडियम रेंज मिसाइल होएगी। रेंज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, डिस्टेंस के बेसिस पे होता है। सो शॉर्ट रेंज हो सकती है मिसाइल आपकी, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, देन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इस तरीके की डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस दैट दे कैन ट्रैवल, उसके बेसिस पे रेंज डिसाइड होती है, एंड दिस इज अ मीडियम रेंज मिसाइल, ठीक है। इसके बाद अगर देखें, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। सरफेस से आप लॉन्च करेंगे, एयर में अपने थ्रेट को कॉम्बैट करेगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखें, डीआरडीओ ने इस पे पूरी रिसर्च करके ये मिसाइल का सिस्टम डेवलप किया है। अब इसको एक्चुअल बनाया किसने? रिसर्च वर्क डीआरडीओ ने किया, बट एक्चुअल मिसाइल बनाई किसने है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलके इस मिसाइल को बनाया है। इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ आकाश एंड आकाश 1S सीरीज। जैसे मैंने आपको बताया, आकाश सीरीज इंडिया के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है फॉर वेरियस पर्पसेस। ये उसका सबसे अपग्रेडेड स्टेट ऑफ द आर्ट वर्जन है, जो हाई स्पीड आने वाले थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में इंडिया की हेल्प करेगा, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, मीडियम टू एयर, मीडियम रेंज, ये सब याद होना चाहिए। डीआरडीओ डेवलप्ड इट एंड देन हाउ इट वाज प्रोड्यूस्ड, इसके बेसिस पे ही आपको 3-4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। इवन यूपीएससी हैज आस्क्ड सच क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, अग्नि पे पूछ लेते हैं, राइट। हमने बहुत बार इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। सो सारा ही वैसे तो आपको पढ़ना है स्टैटिक सिलेबस में, बट दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट दैट वी हैव सीन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द वेरियस प्रोग्राम्स दैट वी आर रनिंग। मेंटरशिप कोर्स इज द फर्स्ट कोर्स दैट वी आर रनिंग। इसमें आपको कंटिन्यूस एक मेंटर मिलेगा इन यू नो टू गाइड योर प्रेपरेशन। आप तैयारी तो करते हैं, कई लोग बहुत सालों से तैयारी करते हैं और रिजल्ट्स नहीं मिलते। कई लोग बिगिनर्स होते हैं जिनको राइट डायरेक्शन नहीं पता होती कि करना कैसे है, एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, कौन सी बुक्स से पढ़ें, कैसे नोट्स बनाए, उनको रिवाइज कैसे करें कि एग्ज़ाम के टाइम पे सब याद भी आए, है ना। सो वही सब चीज़ों में हेल्प करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम करना कैसे है प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इसमें आपको 30 to 35 वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आपको सारे बेसिक्स समझाए जाएंगे कि आपको हर सब्जेक्ट को, हर एरिया को केटर कैसे करना है। सिलेबस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, कैसे यूटिलाइज करें उनको, आंसर राइटिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, रिविजन कैसे रेगुलर बेसिस पे होगी, वो सब इसमें पहले तो आपको बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई जाएंगी। हर चीज़ याद करने के लिए निमोनिक्स कैसे बनाएं, ये सब बताया जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आप कंटिन्यूसली मेरे टच में रह सकते हैं। आपको जब भी कोई इशू हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज अस एंड वी विल सिट विद यू टू सॉल्व योर इश्यूज, राइट। सो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, whether you are at the initial stage or you have prepared for multiple times, there is something that is missing in your preparation, और वही हम यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। इसके अलावा जो लोग पंजाब की तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेड पंजाब पीसीएस स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ बनाई है मैंने, जिसमें पंजाब के एरियाज़ को ज़्यादा फोकस किया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे प्रीलिम्स में आती है, पंजाब का एरिया, महाराजा रंजीत सिंह एंड ऑल अदर एरियाज़, उस पे बेसिस पे क्वेश्चंस इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेंगे। सो यू कैन कंसिडर दिस टेस्ट सीरीज़। एंड करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस हमारी आपको पुरानी 1 साल की पूरी मिल जाएंगी। ये लेटेस्ट जो हमने रिलीज़ की है दिसंबर की कंपाइलेशन है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस हो रहे हैं पूरी डिटेल में। आप अगर ये करंट अफेयर्स की सारी कंपाइलेशंस भी पूरी कर ले, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो एग्ज़ाम में इस साल पूछे जा सकते हैं, वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। 1 से 2 साल के करंट अफेयर्स में से तो आराम से क्वेश्चन आता है। सो अगर आप ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ करेंगे, आपके ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर होंगे। यू कैन सी हेयर डायस्पोरा, पूरा आपका GS2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली आता ही आता है। ये पूरा आपका इस कंपाइलेशन में कवर होगा, राइट। सो इस तरीके से आप बाकी सारी कंपाइलेशंस भी हमारी देख सकते हैं। www.siddhipunjab.com में जाएंगे आप, वहाँ ऊपर आपको
कोर्सेज का सेक्शन दिखेगा। कोर्सेज के सेक्शन में आप देखेंगे आपको मेंटरशिप कोर्स, वीडियो कोर्सेज, करंट अफेयर कोर्सेज, वो सब मिलेंगे। कोर्सेज में ही अगर आप पैकेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो 7 मंथ की हमारी कंपाइलेशन है, 8 मंथ की, उसका पैकेज भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट मैसेज अस एट दिस नंबर, वी विल शेयर द रिक्वायर्ड लिंक्स विद यू। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस नहीं मिल रही है, हमें यहाँ व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए कि यू नीड कंपाइलेशन, हम आपके साथ डायरेक्ट लिंक शेयर कर देंगे। देयर यू कैन क्लिक एंड डाउनलोड बाय एनरोलिंग इनटू द करंट अफेयर मैगजीन। ठीक है, दिस इज द डिटेल। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट रीच आउट टू अस। Now next topic, caught on camera, rare Tibetan brown bear spotted in Sikkim. So this organism, this species has been recently spotted in Sikkim. So अगर ये न्यूज़ में है, इस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसीलिए इसकी फैक्चुअल डिटेल जो हम सारी करने की कोशिश करेंगे। राइट, इसका साइंटिफिक नाम उर्सस आर्क्टोस प्रूनियोसस। ठीक है, ऑल्दो साइंटिफिक नेम पे लेस लाइकली है क्वेश्चन आए, बट स्टिल याद रखिए, कई बार वो क्या करते हैं, दे गिव द साइंटिफिक नेम एंड देन दे आस्क यू कि इसको आइडेंटिफाई करिए, ये बर्ड है, रेप्टाइल है, एनिमल है या फिश है, समथिंग लाइक दैट दे कैन आस्क। ठीक है, सो इसीलिए एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता, ये इसका नाम है साइंटिफिक नेम। राइट, इसको तिब्बतन ब्लू बियर भी कहा जाता है, तिब्बतन ब्राउन बियर भी कहा जाता है, इसको येलो बियर भी कहा जाता है, या हिमालयन ब्लू बियर, हिमालयन स्लो बियर, तिब्बतन ब्राउन बियर। ठीक है, ये इसके वेरियस नाम हैं। हॉर्स बियर भी कहा जाता है। इसकी अपीयरेंस के बेसिस पे थोड़ा नाम रखे गए हैं। आप देखिए कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बियर्स। कैसे? येलोइश कलर आप देखेंगे, कॉलर बन रहा है इसका, ये देखिए बिल्कुल कॉलर की तरह बन रहा है। राइट, इसीलिए ये येलोइश कॉलर की वजह से इसकी डिस्टिंक्टिव फीचर है। ठीक है, सो इसके ये वेरियस नाम है। तिब्बत में इसे डॉम ग्यामुख भी कहा जाता है। राइट, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिए बहुत ही रेयर स्पीसीज है। मेनली ये तिब्बतन प्लेटू पे ही फाउंड होती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वाले एरियाज़ में ज़्यादातर इसको पाया जाता है। अभी तक बाकी एरियाज़ में, स्पेशली फॉरेस्ट एरिया में, वाइल्ड एरिया में इसकी अपीयरेंस बहुत कम देखी गई है। ये सिक्किम में देखा जाना ऑन द हायर साइड, हायर नदरन माउंटेन्स, वाइल्ड में देखा जाना एक रेयर इसकी अपीयरेंस है। ठीक है, साइट्स जो हमारी कन्वेंशन है, आई होप यू हैव रेड अबाउट इट, इसको प्लीज़ पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। इसके ऑर्गेनिजम्स वेरियस अपेंडिसेस में डिवाइड किए गए हैं, तो ये अपेंडिस 2 में आता है साइट्स के अंडर। राइट, इसका येलो स्कार्फ लाइक कॉलर है दैट ब्रॉडन्स फ्रॉम द शोल्डर्स टू द चेस्ट, जिसकी वजह से इसको डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक मिले हुए हैं। अलग स्पीशीज की तरह ये रिकॉग्नाइज हो रहा है। राइट, ओमनीवोर है ये। हाई ऑल्टीट्यूड एल्पाइन फॉरेस्ट में ये स्टे करता है यूजुअली, वाइल्ड में देखे जाना बहुत कम है। मेडोज स्टेपीज अबव 4000 मीटर में यूजुअली इसको पाया जाता है। राइट, सो मेनली ये तिब्बतन प्लेटू में एग्जिस्ट करता है अगर आप इसका देखें, बट रेयर साइटिंग्स जैसे अभी करंट सिक्किम में देखा गया, तो इस वजह से नेपाल, भूटान, सिक्किम के कुछ नदरन एरियाज में इसको कभी कभी साइट किया गया है। राइट, दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट सब स्पीशीज ऑफ बियर्स इन द वर्ल्ड। राइट, इट इज़ वेरी लेस साइटेड, रेयरली साइटेड इन दी वाइल्ड, मतलब जंगलों में, फॉरेस्ट एरिया में कम देखा जाता है। जहाँ स्नो, बर्फ ज़्यादा रहती है, वहाँ एरिया में ये प्रेफर करते हैं। आपको पता ही है, पोलर बियर्स आर देयर। बेयर थोड़े ठंडे इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं, एंड दिस बेयर इज़ ऑल्सो फाउंड इन द आईसी एरिया मोस्टली। वाइल्ड में कम देखा जाता है, बट अब सिक्किम में देखा गया, दैट इज़ वाई इट इज़ अ रेयर साइटिंग। फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं सिक्किम में या इंडिया में ये स्पीशीज़ पाई गई है, जिसकी वजह से इंडिया की सब स्पीशीज़ की काउंट भी 1 से बढ़ गया है। सो दैट इज़ वाई दिस साइटिंग इज सिग्निफिकेंट, और इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाउ मेन्स स्पेसिफिक टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड साइक्लोन्स रेटल इंडियाज कोस्टल इकोनॉमी। राइट, देखो यार, सिंपल लॉजिक है, मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है। राइट, सिंपल लॉजिक है, जब जब डिजास्टर, देखिए ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, डिजास्टर्स की इंटेंसिटी, यानी कि वो इम्पैक्ट कितना करते हैं,
और उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार कौन सा डिजास्टर आ रहा है, यानी दे आर बिकमिंग वेरी फ्रीक्वेंट। जैसे हम कहते हैं पहले अगर साल में एक साइक्लोन आता था, रफ लेमैन एग्जाम्पल, तो अब साल में 10 साइक्लोन आ रहे हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। पहले अगर एक साइक्लोन से 10 लोग मरते थे, वीक साइक्लोन आते थे, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आते हैं, एक साइक्लोन से लाखों लोग भी मर जाते हैं। इंटेंसिटी मीन्स दैट, ठीक है। बेसिकली आपको समझाने के लिए ये रियल नंबर्स नहीं है, ओके, ध्यान रखना। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि डिजास्टर्स जो हैं वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों में ही सिवियर होते जा रहे हैं, राइट। इससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट, उसका डैमेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से डैमेज भी बढ़ रहा है। सो आप देखिए डिफरेंट एरियाज में इसका डैमेज जो है हम देख पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होता है आपका, टेलीकम्युनिकेशन की आपकी वायर्स जो लगी होती हैं, फ़ोन की वायर्स, पावर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जो आपकी बनी होती हैं, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग इम्पैक्टेड। रोड्स अपरूट भी हो जाती है, रेलवे लाइंस अपरूट हो जाती है, पोर्ट्स पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लोगों की लाइव्स भी ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं जितना ज़्यादा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। आपकी क्रॉप, जितनी ज़्यादा बारिश होगी, अनसर्टेन बारिश होगी, क्रॉप खराब होती है, फ्लडिंग से क्रॉप खराब होती है, ड्रॉट आ जाए तो वो खराब होती है। और वो दोनों ही इंस्टेंस बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर तरीके का डिजास्टर बढ़ रहा है, फ्लडिंग हो जाए, ड्रॉट्स हो जाएं। कभी ड्रॉट आता है, कभी हमें पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ गया, और कभी इतना पानी आ जाता है कि सारे का सारा शहर ही डूब जाता है, ठीक है। साइक्लोन्स हो, हीट वेव्स हो, आप जिस भी तरीके का डिजास्टर सोच सकते हो ना, वो सब जो है वर्सन फॉर्म में होते जा रहे हैं, सिवियर होते जा रहे हैं, ठीक है। सो हमारी एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक पे भी बहुत इम्पैक्ट है, राइट। इससे क्या इम्पैक्ट होता है, जब आप देखो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डाउन है, आपकी रोड्स नहीं चल पा रही, सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे, कंपनीज नहीं चल पाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल पाएगा, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स नहीं हो पाएंगे। स्पेशली पोर्ट, शिपिंग पोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का। अगर पोर्ट्स ही बंद हैं, आपके एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट होंगे, राइट, बिजनेसेस भी इम्पैक्ट होंगे, तो ओवरऑल आपकी जीडीपी पे भी इम्पैक्ट होता है। ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक, आपके जानवर मर रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही है, उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर के आउटपुट पे इम्पैक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, अगेन आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट पे इम्पैक्ट होगा। और यही ये लेटेस्ट डाटा बता रहा है, यूएन ने लेटेस्ट रिपोर्ट में लॉन्च किया है कि अम्फान साइक्लोन आया था, आई होप यू रिमेंबर। अम्फान साइक्लोन बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट सिवियर साइक्लोन दैट वी विटनेस्ड। इसकी वजह से अगर आप लॉसेस इंडियन इकोनॉमी में कैलकुलेट करें, दिस रिपोर्ट एस्टिमेट्स की $14 बिलियन का लॉस इंडियन इकोनॉमी को विटनेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द साइक्लोन अम्फान, राइट। किस वजह से, बिजनेसेस शट डाउन, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक डाउन, एक्सपोर्ट्स ब्रेक डाउन, एग्रीकल्चरल लॉस, लाइव्स लॉस्ट, आउटपुट लॉस्ट, इस सब की वजह से इतना हमें डैमेज देखना पड़ा, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा एंड एनालिसिस। प्लीज इस फ्लो चार्ट को यूज कीजिए अपने आंसर्स में, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। यही इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं। सोशल इम्पैक्ट्स मतलब हमारी लाइफ्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस दे डाई, और मलेरिया, कॉलरा ऐसी बीमारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, स्नेक बाइट्स, ये सब कॉमन है, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट्स एंड ये सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, बोट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सब डैमेज होना, ठीक है। सो ये सारे इम्पैक्ट्स आप अपने पास लिख के रखिए, डिजास्टर इम्पैक्ट्स के जहाँ भी पूछे जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट आगे आर्टिकल क्या कहता है कि डिजास्टर्स जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, उनके इम्पैक्ट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, बट साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। स्पेशली अगर आप उड़ीसा स्टेट की बात करें, बहुत अच्छी प्रेपरेशन भी उन्होंने की है इन डिज़ास्टर्स को मीट करने के लिए। जैसे आप देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं। आजकल साइक्लोन की वजह से उतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, हज़ारों लाखों लोग नहीं मरते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बहुत ही थोड़े नंबर तक लिमिट कर पाते हैं डेथ्स,
क्यों? क्योंकि अर्ली वार्निंग पहले ही बता दिया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, सब वहाँ से इवैक्यूएट करिए, छोड़ के आप भागिए, अपना सामान लेके निकलिए वहाँ से। ठीक है, सो इंडिया की प्रिपेयर्डनेस बहुत बढ़ गई है। वल्नरेबल एरियाज़ को हमने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर को वल्नरेबल है, ताकि वहाँ प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप अपने स्टैटिक पार्ट में इसे पढ़ेंगे। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था, बाकी एग्जाम्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जेंडर के टाइप पे, जियोग्राफी के टाइप पे, एज के टाइप पे, देर आर डिफरेंट आस्पेक्ट्स टू इट। प्लीज स्टडी इट इन डिटेल। ठीक है, टाइमली इवैक्यूएशंस हो रही हैं, पोर्ट्स जो है पहले ही हम शट डाउन करा देते हैं ताकि लॉस को मिनिमाइज करें। जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह चल रही है, जैसे ओएनजीसी की प्रोडक्शन, ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन चलती है, उसको बंद करा दिया जाता है, स्कूल्स कॉलेजेस बंद करा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है। जो हम ह्यूमन लॉसेस एटलीस्ट उनको बहुत लिमिट कर पाते हैं, ह्यूमन लाइव्स ना जाएं, कम से कम बिजनेसेस इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो, ये इंडिया करने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। ठीक है, इन्होंने डाटा भी दिया है टू शो। जैसे अगर आप 1998 में देखें, अगर गुजरात में साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था तो उससे ऑलमोस्ट 4000 लोग दे लॉस्ट देयर लाइफ, राइट। बट अगर आप लेटेस्ट साइक्लोन मिचोंग की बात करें, चाहे साइक्लोन बिपरजॉय की बात करें, जस्ट आप कह सकते हैं अब हम इस स्टेटस पे पहुंच गए हैं कि एट मैक्स 20 डेथ्स कहीं कहीं रिपोर्ट की गई हैं। लेटेस्ट बिपरजॉय में तो इवन 0 डेथ्स तक हमने रिपोर्ट की थी, राइट। सो कहने का मतलब है इतना ज़्यादा इंडिया ने अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अपग्रेड किया है दैट जो डिज़ास्टर से होने वाले लॉसेस की हमने बात की है, वो एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ की लॉसेस को हम बहुत प्रिवेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो ये कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल आप इनके नोट्स बना के रखिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आंसर में वेरियस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कभी वो पूछ सकते हैं आपसे कि डिज़ास्टर्स के इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली ऊपर वाला पार्ट आप यूज़ कीजिए। कभी वो पूछ सकते हैं कि इंडिया कैसे प्रिपेयर कर रहा है डिज़ास्टर्स के लिए, तो ये नीचे वाला पार्ट यूज़ कीजिए, राइट। दैट इज़ हाउ इट इज़। नाउ सेव रोहतक्स बेटीज, एज आई टोल्ड यू, हरियाणा में सेक्स रेशियो का कंसर्न हमेशा रहता है, नॉट जस्ट इन हरियाणा, आप पंजाब में भी देखें तो सेक्स रेशियो काफ़ी वरीसम रहती है, राइट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू, ये बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। टेल मी कि पंजाब एक यूजुअली अ प्रॉस्परस स्टेट ही कंसिडर की जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट ऑल्सो एंड प्रॉस्परस ऑल्सो। ठीक है, लिटरेसी रेट्स भी यूजुअली हायर है देन कंपेयर टू अगर आप यूपी बिहार या ऐसी स्टेट्स की बात करें। स्टिल यहाँ पे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस इतने ज़्यादा क्यों हैं? यू विल गिव मी 3 to 4 रीजंस टू साइट कि वाई पंजाब लिटरेट एंड हायर प्रॉस्परस स्टेट, वाई इज इट इज विटनेसिंग सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, जबकि हम सोचते हैं कि लिटरेट लोग जो हैं दे वुड अवॉइड सच scenarios. So that you have to tell me in the comment section, right? So रोहतक बेटीज, रोहतक का डाटा देख लेते हैं। हरियाणा ने वैसे ओवरऑल बहुत इंप्रूवमेंट की है सेक्स रेशियो में अपनी, अगर आप थोड़े सालों की बात करें, पर उसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से रोहतक जो है एक वरीसम केस स्टडी की तरह सामने आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप अगर सेक्स रेशियो देखें बिलो 800, इट हैज़ बिन रिपोर्टेड इन द लेटेस्ट सर्वे इन लेटेस्ट 2022 डाटा, विच इज़ वेरी वरीसम। ठीक है, सो ये आप एज एन एग्जाम्पल अपने पास ज़रूर रख सकते हैं दैट ऑल्दो हरियाणा हैज़ ट्राइड अ लॉट, बट रोहतक इज़ वन स्टेट जहाँ आज भी सेक्स रेशियो इट इज़ फॉलिंग बिलो 800. सो वी आर फेलिंग समवेयर, दोज आर द एरियाज दैट नीड टू बी वर्कड अपॉन, राइट। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा है आज का, वाई हैज साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल टू ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूज़ में है, इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में इंटरनेशनल रिलेशन में आ सकते हैं, तो इसकी डिटेल्स पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, राइट। सो दिस इज़ योर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हॉग नीदरलैंड्स में इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड है, राइट। सो UN आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं,
राइट, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट, इस तरीके से इसकी सेक्रेटेरिएट है, इसका एक ट्रस्टीशिप काउंसिल थी जो अब फंक्शनल नहीं है बट इनिशियली ज़रूर थी। देन सोशियो इकोनॉमिक एरिया में काम करने वाली एक एजेंसी है, राइट, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। एंड फाइनली ये कोर्ट है इसका, यूएन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सो आप कह सकते हैं यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उनमें से जो एक है दैट इज आईसीजे, राइट, इसे इसीलिए वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सो अब इसका काम क्या है, बेसिकली स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व करने में ये काम करता है। यहाँ पे केसेस सिर्फ कंट्रीज के बेसिस पे ही जा सकते हैं, आप और मैं एज इंडिविजुअल्स अपने केस यहाँ पे लेके नहीं जा सकते। सो दे सेटल डिस्प्यूट्स ओनली बिटवीन दी स्टेट्स। ठीक है, ये इनका फर्स्ट फंक्शन है। और एडवाइजरी ओपिनियंस वगैरह भी देते हैं, जो इंटरनेशनल इशूज़, लीगल इशूज़ चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन पे अगर इनकी एडवाइस मांगी जाए तो वो डिलीवर करते हैं। ये 2 मेन इनके फंक्शंस है, राइट। सो इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल कोर्ट दैट एडजुडिकेट्स जनरल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ये एक ऐसा कोर्ट है जो दुनिया में इकलौता कोर्ट है जो कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उनको सेटल करने में काम आता है। इससे पहले अगर आप देखें यूएन से पहले, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा, यूएन जो है आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था, राइट। बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी एक इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था, लीग ऑफ नेशंस। एंड लीग ऑफ नेशंस के साथ कोर्ट भी एक एस्टैब्लिश हुआ था, दैट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजी। ठीक है, ये इनइफेक्टिव थे तो इनको रिमूव करके यूएन एस्टैब्लिश किया गया और यहाँ पे आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एस्टैब्लिश किया गया, राइट। सो आईसीजे इज अ सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस विच वाज एस्टैब्लिश इन 1920 बाय द लीग ऑफ नेशंस। और आईसीजे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया, राइट। आई होप थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। इन माई वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस आई डिक्टेट दीज टॉपिक्स ऑल्सो। हाँ, हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स भी है डेडिकेटेडली, वेयर आई विल बी टीचिंग यू द इंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर डिटेल्स मैसेजेस और या हमारी वेबसाइट पे ही आप देख सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर। ठीक है, अब इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीजे के मेंबर्स क्या हैं। सो ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन आर पार्टी टू आईसीजे। ठीक है, जो भी यूएन के मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आईसीजे के मेंबर्स भी बन जाते हैं, राइट। वो चाहे कोई भी लीगल केस किसी भी कंट्री के अगेंस्ट आईसीजे में डाल सकते हैं। जैसे अभी करंटली साउथ अफ्रीका ने केस डाला है अगेंस्ट इजराइल कि इजराइल जो है वो पैलेस्तीन में बहुत, गाजा में ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहा है जी, तो इनको रोको। बेसिकली ये मेन केस डाला गया है। सो वन कंट्री इज पुटिंग अ केस अगेंस्ट अनदर कंट्री, दैट काइंड ऑफ केसेस यू कैन टेक टू आईसीजे। ठीक है, ये सब मेंबर्स हैं इसीलिए दे आर एबल टू टेक इट, राइट। अब आईसीजे में अगर आप मेंबरशिप की बात करें, टोटल कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं एंड दे आर इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड फॉर्मेट में आते हैं। इलेक्ट कौन करता है, जो आपकी यूएन जनरल असेंबली है प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये मिलके इनको इलेक्ट करते हैं 15 जजेस को, हु विल बी सिटिंग इन दिस पैनल। सारे केसेस ये 15 जजेस मिलके ही डिसाइड करते हैं, राइट। एक बार जो जज अपॉइंट हो गया उसकी टेन्योर 9 ईयर्स की रहेगी, 9 साल के लिए वो यहाँ आईसीजे के पैनल में रहेगा। ठीक है, यूजुअली ये ट्राई किया जाता है कि एक कंट्री से एक ही जज बैठे यहाँ पे, ताकि बहुत सारी कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंटेशन इस कोर्ट में मिल सके। ठीक है, करंटली इंडिया के जज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यू विल टेल मी द नेम इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको पता है, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते रहे हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच इज़ द जज हु इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईसीजे। 9 साल की उनकी टर्म है, कुछ साल पहले ही वो इलेक्ट हुए थे। अगर आप 1-2 साल से करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, यू विल नो दैट, राइट। सो यूजुअली एक नेशनैलिटी का एक ही जज यहाँ पे बिठाया जाता है। इनके हेडक्वार्टर्स हॉग में है, राइट, नीदरलैंड्स में। अब अगर आप देखें यूएन के, हमने कहा 6 ऑर्गन्स हैं, बाकी 5 जो ऑर्गन्स हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। ये अकेला एक इंस्टीट्यूशन है 6 ऑर्गन्स में से जिसका हेडक्वार्टर इज इन हाग, राइट।
इसको याद रखिए, डिस्टिंक्टिव पॉइंट है। कभी कभी तो सिर्फ इनके हेडक्वार्टर्स पे मैचिंग आ जाती है, पीसीएस ने भी पूछा हुआ है, एचसीएस ने भी पूछा हुआ है, सो प्लीज़ इसको याद रखें कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। बाकी जितने 5 इंस्टीट्यूशंस हैं न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर्ड, एंड आईसीजे इज इन हॉग नीदरलैंड्स, राइट। इसमें लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस बेसिकली इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। सो सारी जितनी रूलिंग्स है वो इंग्लिश में भी जाती होंगी, फ्रेंच में भी रिटन फॉर्म में जाती होंगी, दैट इज द मीनिंग। और आप खुद भी इंग्लिश में केस डाल सकते हैं या फ्रेंच में, नॉट इन एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, इस पे प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा, राइट। अब थोड़ा न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा मेंस में आगे कंटेंट आएगा। मेंस में क्या पूछा जाएगा? मेंस में यूजुअली फैक्चुअल डिटेल्स नहीं पूछते हैं, एनालिटिकल डिटेल पूछते हैं, आईसीजी का रेलेवेंस, आईसीजी के इश्यूज, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो करंट केस, एज आई टोल्ड यू, साउथ अफ्रीका ने ये केस डाला है कि इजराइल जो है गाजा में लोगों को मार रहा है, इजराइल की अटैक्स की वजह से लाखों लोग गाजा में मर चुके हैं। सो South Korea is asking people, the court, sorry, not the people, South Korea is asking the court to take certain action कि इजराइल जो है जीनोसाइड कर रहा है। जीनोसाइड क्या होता है? बेसिकली मास मर्डर्स आप कह दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, यू नो, कलर, किसी भी बेसिस पे हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल का मर्डर कर रहे हो, मास मर्डर किया जा रहा है। जैसे नाजीज ने, दे किल्ड ज्यूज, दैट वाज अ जीनोसाइड, राइट। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि गाजाज को, पैलेस्टीनियंस को सिस्टमैटिकली इजराइल जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। सो इजराइल इज कमिटिंग अ जीनोसाइड इन गाजा एंड दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। इसीलिए इन्होंने केस डाला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, राइट। अब इन्होंने केस डाला किस लॉ के अंडर है? जीनोसाइड कन्वेंशन 1948। जीनोसाइड कन्वेंशन जो बहुत सारी कंट्रीज ने साइन की हुई है, इजराइल, साउथ अफ्रीका, इंडिया, दे आर ऑल पार्टी। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी कंट्री जीनोसाइड कमिट नहीं करेगी, पहली बात, जीनोसाइड कमिट करने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी, राइट। सो जीनोसाइड कन्वेंशन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी टू बी अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। ये पहली ऐसी ट्रीटी थी जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन की गई थी। इट प्राइमरली अरोज फ्रॉम अ कमिटमेंट टू नेवर अगेन अलाउ मास किलिंग ऑफ पीपल सच एज हॉलोकास्ट, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो हॉलोकास्ट समझोगे आप, ज्यूज का जो मास मर्डर किया था नाजीज ने, हिटलर की फोर्सेस ने जो ज्यूज को सिस्टमैटिकली ज्यूज होने के लिए ख़त्म किया था, दैट इज एन इवेंट दैट इज कॉल्ड एज हॉलोकास्ट इन हिस्ट्री। वैसी कोई चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये जीनोसाइड कन्वेंशन साइन की गई थी, राइट। तो साउथ अफ्रीका अब इसी लॉ के अंडर ये केस रजिस्टर कर रहा है आईसीजी में, दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट अवर लॉज। हमने ये वादा किया था, ये इजराइल वायलेट कर रहा है तो प्लीज केस रजिस्टर कीजिए, ठीक है। सो दैट इज, अब देखिए ये केस चलेगा। साउथ अफ्रीका ने कहा है कि 23,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस दे हैव डाइड, और 90% ऑफ गाजाज पॉपुलेशन हैज़ डिस्प्लेस्ड, अपनी घरों से उनको जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस अटैक्स दैट आर हैपनिंग फ्रॉम इजराइल, राइट। सो इस वजह से आप कोई एक्शन लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन लिया जाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, राइट। सो इस कंटेक्स्ट में ये केस है। अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है आईसीजे का सिग्निफिकेंस क्या है, आईसीजे के इश्यूज क्या है, ठीक है। हमें उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से अपना आंसर लिखना, एंड देन आपको एनालिसिस देना पड़ेगा जो भी पूछा गया है। सो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज विद दिस आईसीजे। हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ये वर्ल्ड कोर्ट बना तो दिया है, बट इट इज़ नॉट फ्री ऑफ इश्यूज, इट हैज़ मल्टीपल इश्यूज। सबसे पहला इशू क्या है? लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस, ठीक है। मैंने आपको कहा डिफरेंट कंट्रीज से जजेस जो हैं वो बैठेंगे इसके पैनल पे। यूजुअली ये देखा जाता है कि वो अपनी कंट्री की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वोट करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो जो ह्यूमन राइट्स के हित में है वैसा वोट करें, रादर इट हैज़ बीन सीन दैट दे आर वोटिंग इन प्रेफरेंस टू देयर नेशंस डिमांड। जैसे एग्जाम्पल, अभी आप देखिए रशिया यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर करता है, आप सबने यूक्रेन वॉर के बारे में सुना होगा, तो वो केस भी इसमें डाला गया आईसीजी में। तो तब क्या हुआ, जो रशिया और चाइना के जजेस थे, दे
वोटेड अगेंस्ट द डिसीजन। आईसीजे ने कहा कि हाँ जी, रशिया को वॉर बंद करनी चाहिए, रशिया यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। ओवरऑल ये डिसीजन दिया गया। बट रशिया और चाइना दो ऐसे जजेस थे, रशिया और चाइना के दो ऐसे जजेस थे जिन्होंने अगेंस्ट द रशिया इंटरेस्ट जो है वोट किया कि दैट इज़ व्हाट, मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं रुकने चाहिए, रशिया जो है इट कैन कंटिन्यू द मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन। आप खुद समझ सकते हैं, यू वांट टू एंड द वॉर बट दीज जजेस दे सेड नो नो, चलते रहने दो, ठीक है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज हैपनिंग। तो आईसीजे किस बात का आईसीजे रहा, राइट। सो इम्पार्शनैलिटी ऑफ जजेस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। यूजुअली वो अपने नेशन के इंटरेस्ट के लाइंस पे वोट करते हैं। इंडियन जज होगा, इंडिया के इंटरेस्ट में वोट करेगा, मोस्टली ये देखा गया है। सेकेंड इशू क्या है, इन्फोर्समेंट पावर्स नहीं है। अब आईसीजी ने लेट्स से डिसीजन डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने कह दिया कि रशिया को मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने तो कह दिया, बाद में इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इट इज़ यूजुअली सीन, स्पेशली पावरफुल कंट्रीज, वो इनकी बात मानती नहीं है। रशिया ने बंद थोड़ी किया था ऑपरेशन इनके कहने से, इट इज़ गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, राइट। सो वो इसकी इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। ऑल्दो यूएनएससी को कहा गया है कि आईसीजी के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप अगेन देखिए यूएनएससी इटसेल्फ इज अ बायस्ड बॉडी। वहाँ रशिया खुद बैठा है, चाइना खुद बैठा है, दे विल नॉट टेक एनी डिसीजन दैट इज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, राइट। सो इसी वजह से ये डिसीजंस तो देता है बट इनके डिसीजंस की इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती है, राइट। उसके बाद बहुत सारी मेंबर कंट्रीज, स्पेशली पावरफुल कंट्रीज लाइक रशिया, यूएसए, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं या इसके डिसीजन को अबाइड करने के लिए ही मना कर देती हैं। जैसे आप रशिया यूक्रेन का केस देख लीजिए, जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, रशिया ने अपनी सबमिशंस ही नहीं दी हैं, दे डिड नॉट इवन कम टू अपीयर इन द केस, ठीक है। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स इटसेल्फ। कोई डिफेंस कोई डिफेंडर भी तो एक साइड रशिया होगा, एक साइड यूक्रेन होगा, एंड दे विल बी फाइटिंग द केस, बट रशिया है ही नहीं। ऐसे ही सिर्फ रशिया का केस नहीं है, रशिया इज नॉट द बैड गाय ओनली, यूएसए भी ऐसा ही है। यूएसए के अगेंस्ट भी केस था, निकारागुआ कंट्री ने केस डाला था, वहाँ के ये टेररिस्ट वगैरह को सपोर्ट कर रहे थे यूएस वाले, तो उन्होंने भी केस डाला था। वहाँ भी यूएसए डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द केस एंड डिड नॉट इवन इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द सेड रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सो ये पावरफुल कंट्रीज जो हैं दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द अफेयर्स ऑफ आईसीजे। उसके बाद डीलेज, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स बहुत है, सालों लग जाते हैं इसका डिसीजन आने में। अब साउथ अफ्रीका ने केस तो डाल दिया, क्या पता कब इसकी रूलिंग आएगी, ठीक है। तारीख पे तारीख वाला फिनोमिना यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, 3-4 साल आराम से लग जाते हैं आउटकम आने में। एंड फाइनली मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल बॉडीज आर देयर ऑन द इंटरनेशनल लेवल। सिर्फ आईसीजे नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ एंड सी है। बहुत बार ये होता है कि इनकी कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स हो जाती हैं, सेम सिनेरियो पे एक कोर्ट कुछ और कह रहा है, दूसरा कोर्ट कुछ और कह रहा है। सो उस कन्फ्यूजन की वजह से भी आउटकम जो है प्रोडक्टिव नहीं आ पाता, राइट। ये इसके मेजर इश्यूज है, बट स्टिल आईसीजी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। क्यों ये सिग्निफिकेंट है डिस्पाइट द इश्यूज? फर्स्टली क्योंकि इसने ह्यूमन राइट्स इंप्लीमेंट करने में आज तक बहुत सारी हेल्प की है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी है जिसमें एक्चुअली इसकी रूलिंग्स को सुना गया है और इम्प्लीमेंट भी किया गया है। सो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने के लिए बहुत काम किया है आईसीजे ने। इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी रूलिंग्स दी गई हैं जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट की गई हैं, राइट। उसके बाद ये कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत एफर्ट कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं आईसीजी की रूलिंग्स के साथ जुड़ती गई हैं, राइट। उसके बाद इसकी रूलिंग्स के साथ एडहेरेंस भी बढ़ती जा रही है। ऐसे नहीं है कि कोई भी नहीं मानता है। आपको देखो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बेइज्जती हो रही है, जब इस कोर्ट में कोई केस जाएगा पूरी दुनिया उसको देखेगी। अब इजराइल का केस वी आर ऑल्सो स्टडिंग इट, ठीक है। सो इसी वजह से आप कह सकते हैं इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता है एक कंट्री के ऊपर। सो बहुत सारी कंट्रीज एडहेयर भी करती हैं। जैसे अगर आप देखें रिसेंटली 2022 में युगांडा को कहा गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कुछ पेमेंट्स करने के लिए फॉर सम इशू दैट वाज गोइंग ऑन। सो युगांडा इज एक्चुअली फुलफिलिंग दैट कमिटमेंट जो
या रूलिंग जो आईसीजे ने दी, युगांडा इज अग्रिंग एडहेरिंग टू दैट रूलिंग। ठीक है, सो ऐसे एडहेरेंस भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ नहीं सुनता है, राइट। एंड फाइनली एडवाइजरी रोल भी इसने बहुत बड़ा प्ले किया है, टाइम टू टाइम इंटरनेशनल लीगल इश्यूज पे इंटरनेशनल ओपिनियंस ये देता रहा है ताकि कंट्रीज पीसफुली अपने डिस्प्यूट्स, अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। इस वजह से आईसीजी इंपॉर्टेंट भी है डिस्पाइट द मेनी इश्यूज दैट इट हैज़। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स प्लीज लिख के रखिए, यही आपको आंसर में पूछे जाएंगे, इन्हीं पे आपको यू विल हैव टू गिव योर आंसर। इन्हीं को पॉइंट वाइज फॉर्म में छोटा छोटा लिख के आएंगे, दैट विल व्हाट विल फेच यू मार्क्स। बाकी फॉर एनी क्वेरी एनी डाउट जस्ट मैसेज अस डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। आपको कोई करंट अफेयर की मैगजीन चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स चाहिए, मेंटरशिप कोर्स चाहिए, यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर, विल बी देयर टू हेल्प यू। बाकी आप हमारी वेबसाइट www.siddhipunjab.com भी चेक कर सकते हैं फॉर ऑल द डिटेल्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।